धामी सरकार 2.0 में आप वित्त मंत्री हैं। कि हम कैसे अपने प्रदेश के राजस्व को और अच्छी ढंग से बढ़ा सकते हैं, तो उस प्रयास में लगे हैं। टूरिज्म के ऊपर भी क्या काम हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म से अच्छा पैसा, अच्छा राजस्व आ सकता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कुछ मामलों में अपार संभावना है। टूरिज्म की जहाँ तक आपने बात की, तीर्थाटन की आप बात कर सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हम रोड कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं, पर रोजगार का क्या? आज का युवा भी समझने लगा है कि अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में रह के उसका गुजारा हो सकता है। तो युवाओं की तो आप बात कर रहे हैं कि वो पलायन करते हैं, तो पर महिलाओं का क्या? लेकिन मैं अपने यहाँ की महिलाओं के बारे में कह सकता हूँ, मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो देवभूमि इनसाइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, धामी सरकार 2.0 में आप वित्त मंत्री हैं। 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। उत्तराखंड एक नया और छोटा राज्य है। किस तरह के चैलेंजेस अभी तक देखे हैं आपने? देखिए, जहाँ तक वित्त मंत्री की बात है, और आपने स्वीकारा भी है, खुद भी कहा है कि हमारा एक नवोदित राज्य है और छोटा राज्य है। यहाँ वित्तीय संसाधन अपने आप में एक सीमित दायरे में है, और उस स्थिति में हमारे को एक चुनौती मिली है कि कैसे हम अपने इस उत्तराखंड की वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अपने इस राज्य के अर्थव्यवस्था को, यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के लोगों को किस प्रकार से राहत दे सकें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि पहली बार मुझे एक वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करने का मौका मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने प्रयास किया कि जो हमारे उत्तराखंड के हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित होंगे, होटल व्यवसाय से संबंधित होंगे, व्यापारी होंगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, या अन्य जो हमारे निकाय के हमारे जनप्रतिनिधिगण होंगे, जितने भी लोग हैं उनको मैंने एक संवाद के रूप में उनको बुलाया। 14 मई को मैंने नैनीताल में कुमायूं रीजन का, और 19 मई को देहरादून में गढ़वाल रीजन का एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया, और दोनों ही कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे। यानी कि बजट से पूर्व संवाद हमने किया। उनके अच्छे से सुझाव आए, सबके सुझाव हमने लिए, बहुत बारीकी से हमने बात की थी। 3.5 घंटा हम नैनीताल में बैठे, लगभग 2.5 घंटा देहरादून में बैठे। सबसे बहुत अच्छा इंट्रैक्शन हुआ, बातचीत हुई, सुझाव आए, और 27 मई तक हमने ईमेल के माध्यम से आम जनता से भी सुझाव मांगे, और उसका एक परिणाम ये निकला कि जो आने वाला हमारा बजट, यानी कि जो मैंने बजट पेश किया, उसमें उन बातों को भी जोड़ा है जो अच्छे अच्छे सुझाव है। और मुझे खुशी है इस बात की कि युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके, किसानों से लेके, और हमारे उत्तराखंड वासियों को एक बढ़िया बजट देने का हमने काम किया। अब आप ये करेंगे, आप ही क्यों कह रहे हैं कि भाई आपने अच्छा बजट दिया है, तो एक वित्त मंत्री के नाते। तो मुझे जो फीडबैक मिला, आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, मेरे जो विधायक गण हैं, जब उन्होंने मुझे मिष्ठान खिलाया, बधाइयाँ मिली, चारों तरफ से फ़ोन आए, तो मुझे लगा कि मैंने एक संतुलित बजट, एक आम आदमी का बजट, आम जनता का बजट, और आम उत्तराखंड वासियों का बजट ऐसा करके मैंने पेश किया। ये मुझे अपने आप में संतोष है। और वैसे भी आप देखिए कि आज की तारीख में भी जो एक हमारी संभावनाएं हैं कि कहाँ से हम कैसे और राजस्व को बढ़ाएं, उसमें हम प्रयासरत हैं। अब आपको बताएं कि हमने अपना टैक्सेशन का, जो मेरा ही विभाग है, लगातार मेरी कोशिश है अधिकारियों के साथ बैठने के बाद कि हम कैसे जीएसटी का जो हमारा कंपनसेशन जो 30 जून तक था वो ख़त्म हो गया, कैसे हम उसकी पूर्ति करें, उसके लिए उनके साथ बैठ रहा हूँ लगातार। अब मैंने एक काम और भी किया है कि विभाग मेरे भले ही न होंगे, लेकिन उत्तराखंड के जो अच्छे राजस्व देने वाले विभाग हैं, उनके अधिकारियों के साथ भी मैं बैठने का हमने काम प्रारंभ किया है। परसों मैं आबकारी विभाग से के साथ मैं बैठा हूँ, उनसे कहा है कि आप बढ़ाइए अपने इस जो आपका टारगेट है। उन्होंने कहा साहब, पिछली बार 3200 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई थी आबकारी विभाग के माध्यम से, उसके सापेक्ष उन्होंने 3600 करोड़ का टारगेट रखा। तो मैंने कहा 3600 करोड़ नहीं, इसको आप बढ़ाइए। कैसे आप ब्लैक मार्केटिंग कम करेंगे, कैसे आप जो है बोतलों की जो हॉल मार्किंग है उसको करते हुए, और उसको उस पर कोई आप सिस्टम बनाइए।
और कैसे हम लोग जो है बाहर की जो शराब हमारे यहाँ आती है कैसे उसको रोकें, यानी कि हर तरह से जो हमारा पेंडिंग कुछ पैसा रहता है उसकी रिकवरी हम टाइम से करें, और आने वाले टाइम पे ऐसे डिफ़ाल्टर्स को हम अपना नया जो है कॉन्ट्रैक्ट ना दें कि हम लोग उनको ठेके दिए जा रहे हैं और पता चला वो हमारे डिफ़ाल्टर हैं, किसी ना किसी रूप में आ रहे हैं। तो ये सारी बातों से मेरी बैठ के उनसे चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी लगातार बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हम कैसे अपने प्रदेश के राजस्व को और क्षेत्र और तो अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं, तो उस प्रयास में लगे हैं। सर जैसे कि आप देखते हैं कि जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी राज्य है, तो टूरिज्म के ऊपर भी क्या काम हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म से अच्छा पैसा अच्छा राजस्व आ सकता है। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कुछ मामलों में अपार संभावना है। टूरिज्म की जहाँ तक आपने बात की है, तीर्थाटन की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये देवभूमि है, तो तीर्थाटन हमारे यहाँ निश्चित रूप से पूरे देश नहीं विश्व भर से लोग आते हैं। मैं उस प्रश्न को आपके कहने से पहले मैं इसको पहले कह देता हूँ। चार धाम यात्रा हमारे यहाँ कितना ज़बरदस्त चली, अभी तक 29 लाख लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं, और महीने कितने में 2 ढाई 3 महीने हुए हैं। ऐसी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा परसों पूरी हुई है, जिसमें लगभग 4 करोड़ जो कांवड़ी हैं हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री इस क्षेत्र में आए हैं, कांवड़ लेके अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़े हैं। यानी कि जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं वो भी हमारे यहाँ ही लोग करने के लिए आते हैं। यानी बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, हेमकुंड साहिब, पिरान क्लियर, ये धार्मिक यात्राएं हैं। और ऐसी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा है। अब आने वाले टाइम पर दूसरी यात्राएं प्रारंभ होती, कभी गंगा स्नान, ये पूरा हमारे यहाँ जनता जो आती है, ये हमारी एक यात्रा है। दूसरी जो आपने पर्यटन की बात कही, पर्यटन में भी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आप देखिए, खूबसूरत की दृष्टि से आप मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, कौसानी की बात करें, या अन्य हमारे जितने भी पहाड़ के जो बहुत सुंदरता हमारी है, मैं इसके लिए एक छोटे से बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला, तो हमेशा एक बात कही जाती है कि साहब धरती का कोई स्वर्ग है तो स्विट्ज़रलैंड है। और मैं जब वहाँ गया तो आप सच मानिए, मेरे को लगा कि मेरे इस स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत तो मेरा पहाड़ यानी उत्तराखंड है। और उत्तराखंड है खूबसूरत है, इसी दृष्टि से तमाम जो लोग हैं आने वाले टाइम पे, जो अब हमारा माना दिल्ली से और देहरादून का जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, अब वो 2 घंटे में हरिद्वार देहरादून से और दिल्ली की दूरी पूरी होगी, तो हमारे यहाँ पर्यटक कितना बढ़ेगा। तो पर्यटन की जो संभावना है हमारे यहाँ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बढ़िया है, सड़कें हमारे यहाँ बढ़िया है, कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बढ़िया है। आप देखिए हमारे यहाँ नेशनल पूरे देश भर से हमारे यहाँ फ्लाइट्स आती हैं। इस नाते पर्यटन की भी अपार संभावना है, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र से भी उस विभाग के साथ भी मैं बैठने वाला हूँ कि इससे कैसे हम उसमें राजस्व और बढ़ा सकें। लेकिन फिर भी हमारी सरकार लगी है और कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन से भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे क्षेत्रों यानी उत्तराखंड में आए। सर पहाड़ों की अगर हम बात करें तो हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हम रोड कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं, पर रोजगार का क्या, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी दी जा रही है तो रोजगार अभी भी काफी पीछे है, तो उस पर कोई काम चल रहा है। देखिए, शायद आपका इशारा है कि हमारे पहाड़ के लोग ज़्यादातर पलायन करते हैं, और मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर रहा हूँ, और ये बात भी सच है कि हमारे पहाड़ के बारे में एक कहावत हमेशा कही गई है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी यहाँ के काम नहीं आया। सच है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज का युवा भी समझने लगा है कि अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में रह के उसका गुजारा हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए, खेती की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम यदि पर्यटन की बात करते हैं तो होम स्टे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम जितने भी और हमारी जो फील्ड्स हैं उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कोरोना 2 साल बड़े, आप भी जानते हैं, पूरे इंटरनेशनल एक समस्या आई थी, और पहाड़ के बहुत सारे लोग जिस पलायन की दृष्टि से यहाँ से देश के दूसरे क्षेत्रों में गए या विदेशों में भी हमारे लोग गए, आखिर में उन्होंने उस दौरान अपने आप को वापस से उत्तराखंड में लाया, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ। जब वो लोग आए तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से उनको लाभ मिला। वो योजना हमारी संचालित है, बहुत से लोग उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ चाहे पलायन आयोग की बात करें,
चाहे हम अपने जो अन्य जो हमारे संसाधन है उसके उपयोग की बात करें, चाहे हम जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जनता को या आम व्यक्ति को, आम युवा को समझाने की बात करें, तो इस दिशा में पहले से बेहतर स्थिति में हम आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पलायन खत्म हुआ या हम खत्म कर दिया है, लेकिन यदि माना जो हमारे कोरोना के दौरान हमारे बहुत से युवा साथी बाहर चले गए और आके उनमें से कुछ परसेंटेज रुके हैं, तो उस दिशा में हम बढ़े हैं। तो ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही है कि यहाँ का युवा यहीं पे आके यहीं पे रह के कुछ काम करे, तो उस दिशा में सरकार गंभीर है और आने वाले टाइम पे इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सर, युवाओं की तो आप बात कर रहे हैं कि वो पलायन करते हैं, तो पर महिलाओं का क्या? महिलाएं जो होती हैं पहाड़ की, वो ज़्यादातर वहीं रहती हैं, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, मैं धन्यवाद करूँगा धामी सरकार का, और जिस प्रकार से महिलाओं का हमारे उत्तराखंड निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ हमारी हमारी जो महिलाएं हैं, जिसे मैं यदि इस रूप में कहूँ कि चूँकि मैं देश से कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ उन्हें राज्यों से, लेकिन मैं अपने यहाँ की महिलाओं के बारे में कह सकता हूँ बड़ी मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। यदि 24 घंटे दिन और रात में होते हैं, तो यदि हम कहें 24 घंटे वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैं उनके बारे में इस बार इस प्रकार से कह सकता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं, पहाड़ की महिलाओं के बारे में कह सकता हूँ कि जब वो उठती हैं, यदि उन्होंने पशु पाले हैं तो पहले पशुओं का करती हैं, फिर वो अपने परिवार का करती हैं, फिर उसके बाद घर का काम करती हैं, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, फिर स्कूल से लाती हैं, कहीं कथा है तो वहाँ पे भी जाती हैं, शाम को पति का भोजन, दिन का भोजन, और फिर पशुओं का काम करती हैं, या उसके अलावा कहीं उनके जॉब है, नौकरी है तो उसमें अपना काम करती हैं, और शाम को फिर इन पूरे क्रम को देखते हुए कोई अनहोनी घटना भी उनके क्षेत्र में होती है, उसमें भी वो शरीक होती हैं। यानी कि पूरी तरह से वो अपने आप को इन्वॉल्व करती है। ऐसी महिला को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी महिलाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इनके लिए जहाँ तक आपने कहा, मैंने पशु चारा और इससे संबंधित एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारी पिछली सरकार ने एक घसियारी योजना चलाई थी, और उस घसियारी योजना को नई लॉन्च की थी पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और ये पूरे पहाड़ के 4 जिलों में वो संचालित हुई। और आपको शायद अभी एक घटना सुनी होगी कि महिलाओं से वो घास छीना गया, ऐसा जो भी, हालांकि उस विषय पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पशु चारा सस्ता कैसे हमारी सरकार के द्वारा दिया जा सके, वो घसियारी योजना उसके लिए लाया। सरकार के द्वारा लाने के बाद 4 जिलों में संचालित हुई। जब मैं वित्त मंत्री के नाते मैंने ये जिम्मा लिया और मेरा बजट जब आने लगा, चर्चा जब मेरी बात बैठ के हुई, तो मैंने उस समय एक स्वर से कहा कि यदि 4 जिलों में संचालित हो रही है, क्यों ना मेरी पहाड़ के 9 के 9 जिलों में ये संचालित हो। और आज इस बजट में 9 के 9 जिलों के लिए ये प्रावधान किया गया है। हम पहाड़ की महिलाओं के लिए वास्तव में हमारी सरकार गंभीर है, और हमारे यहाँ महिला समूह हैं, इनके ऊपर आंगनवाड़ी हैं, इनके ऊपर, या जिस प्रकार की महिलाओं को हम उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ कर सकते हैं, ये सोच खाली हमारी सरकार की ऐसा नहीं है, ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। और यहाँ की महिलाओं के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यहाँ की महिलाओं की प्रशंसा कर चुके हैं। इसलिए हमारी और नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि उनके उस भाव को हम यहाँ भी उसके रूप में हम काम करें। तो हमारा प्रयास तो हमेशा है कि महिलाओं के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए मैं जैसे कहा कि आंदोलन के दौरान भी जो भूमिका हमारी यहाँ की महिलाओं की रही, या उससे लेके रोज़ की दिनचर्या को लेके जैसे मैंने आपको कहा, और जैसे दिनचर्या के साथ साथ हमारे यहाँ की जो आर्थिक जो दूरी है, आधार यदि मैं कहूँ तो महिला ही हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बहुत पहले से काम करते रही है। अब उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ये चुनाव की बात आती है, तो हमारे यहाँ चुनाव में आप देखिए ज़्यादातर तो हमारे यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं। हमारे यहाँ 33%, 50%, और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं आज जागरूक भी हैं और बहुत उसमें प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमने अभी राज्यसभा की बारी आई, किसको देना चाहिए, तो हमने अपनी महिला को यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया। यदि हमारे यहाँ अध्यक्ष विधानसभा की बारी आई तो महिला को उसका
नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा हमारी पार्टी ने दिया। और यदि देश की राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र की बन सकती है तो उसका जिम्मा भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए ने ये मौका दिया। और आज हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज हमारी देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये महिला के प्रति हमारा भाव दिखता भी है और हम लोग जो दिखता वैसा करते भी है। सर पिछले 2 सालों से हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी थी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही है, पूरे देश को नुकसान हुआ है। अगर उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, तो विकास दर की बात करें तो वो बड़ा है विकास दर। अगर प्रति आय हर व्यक्ति की जो आय है वो भी बड़ी है। पर उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक बात सामने आती है कि अभी भी उत्तराखंड में 73,000 करोड़ का कर्ज है। तो उसको लेकर कुछ काम चल रहा है? देखिए, मैंने आपसे भी पहले कहा कि हमारे वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं। और एक इस समय चुनौती हमारे सामने और है, शायद आपको जानकारी होगी, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि जीएसटी का कंपनसेशन जो हमारे राज्य को मिलता था उसको भी इस जून तक उसकी समय सीमा थी वो भी समाप्त हो गई है। यानी उसकी भी जो राशि थी, आपको शायद जानकारी होगी, लगभग 5,000 करोड़ रुपया साल भर का, वो भी हमें एक लॉस हुआ। अब ऐसी स्थिति में संसाधन सीमित है और इधर ये कंपनसेशन भी हमारा समाप्त हुआ। और आप ये देखिए कि उसके बावजूद, जैसा आपने कहा कि इतने हज़ार करोड़ रुपया हम लोग ऋण लेके काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अंतोगत्वा मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमें अपने प्रदेश को चलाना है। चलाने के लिए हम कोशिश तो करते हैं कि हम कम से कम कर्जा लें, लेकिन जब हमारे को कभी आकस्मिक कोई काम पड़ेगा और संसाधनों की कहीं कमी होती है, व्यक्तिगत तौर पे भी हम अपनी बात करें, माना आपको कोई आकस्मिक कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए और आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? ऋण लेंगे ना। उस ऋण से आप अपना काम करेंगे, फिर बाद में आप ऋण चुकाएंगे। तो कोशिश तो हमारी है कि हम ऋण कम से कम लें, लेकिन आप ये समझिए कि हमें बहुत कुछ अपने इस राज्य को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, ये जो समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम कहीं ना कहीं उसको ऋण को भी कम करें और इधर हमारा जो प्रदेश का जो ढांचा है वो ठीक ठाक चले। ये जो सवाल थे वो हमने वित्त मंत्री के तौर पर आपसे पूछे। अब आप ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। तो अगर हम ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चुनाव के दौरान आपने कई वादे उनसे किए होंगे, उनके ऊपर क्या काम चल रहा है अब आगे? देखिए, आपने जो सवाल किया उसमें मैं थोड़ी आपकी बात को, हालांकि मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी एक शैली बता रहा हूँ। मैं चौथी बार का विधायक लगातार ऋषिकेश की जनता के द्वारा चुना गया हूँ और मेरा एक स्वभाव है, काम करने की शैली मेरी, हो सकता है किसी को पसंद ना आती हो, किसी को पसंद आती हो, या किसी की शैली कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और है। मैंने आज तक चौथा चुनाव लड़ लिया विधायक के रूप में। कभी मैंने चुनाव से पूर्व कोई घोषणा नहीं की है, कोई वायदा नहीं किया है। मैं वो कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और ये बात ठीक है कि मैं अपने क्षेत्र में 2007 में जब चुनाव लड़ने गया था, थोड़ा आपके सवाल का थोड़ा लंबा जवाब होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। 2007 के चुनाव में जब मुझे पहली बार टिकट मिला विधानसभा का, उस समय मैं डोयला रहता था। विधायक का टिकट मिला, विधानसभा का टिकट मिला मुझे ऋषिकेश का। बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे, पार्टी के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, जनता में कुछ लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसा कोई रहा होगा कि पूरी जनता मुझे जानती है, शायद ना, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, शायद नहीं जानती होगी। और उनके सामने एक नया नाम था, तो भी मैंने वायदा नहीं किया। मैंने चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना और जो 5 साल मैंने काम किया, वहाँ एक धारणा बनी थी कि विधायक जी का मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा आदमी, जनता से नहीं मिलना, विकास कार्य नहीं करना, दुख सुख में नहीं रहना, ऐसा कोई परंपरा बना दी लोगों ने। तो मैंने इस मिथक को, इस परंपरा को तोड़ने का काम किया। 5 साल लगातार मैं जनता के बीच में रहा, विकास कार्य किए, जनता के दुख सुख में मैं लगातार शामिल हुआ। कोई क्षण ऐसा नहीं होगा कि जो जनता से मेरी कहीं भी दूरी रही हो। यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ कि जनता के पास हजारों लोगों के पास मेरा टेलीफोन नंबर होगा। रात के 12-12 बजे तक मेरे पे फ़ोन आते थे, मैं उनको अटेंड करता था खुद, और उनके बारे में जो भी मेरे से हो सकता था मैं करता था।
उसका एक सामान्य रिजल्ट मेरे सामने बहुत अच्छा आया कि 2012 में जब मुझे दोबारा टिकट मिला तो जनता ने जिस तरह से मुझे 2007 में जिताया था उससे और अच्छी स्थिति में मुझे 2012 में जिताया। 12 से 17 के बीच में मेरी पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार थी हमारे यहाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और देखिए मैं थोड़ा संक्षेप भी कर रहा हूँ अपने विषय को। 12 के 17 के बीच में मैं विधायक विपक्ष का और सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो काम करने की शैली, जो अभी आपने एक सवाल किया कि चुनाव से पूर्व वायदे, वो जो करती थी कांग्रेस, करती थी, कहती कुछ थी, करती कुछ थी। घोषणाएं करती थी, काम नहीं करती थी। और मेरे क्षेत्र में तो उनका कोई भी काम पूरे 5 साल में नहीं हुआ। कोई इक्का दुक्का कोई काम हुआ, वो भी मैं जब बहुत ज़्यादा अड़ा होऊंगा या अधिकारियों से मेरी जब होती थी, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लिए जब मुझे लगता था कि जहाँ तक जाना चाहिए, अड़ना झगड़ना जहाँ तक, मैं करता था। और उस नाते कुछ काम हुए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए। और ये जनता के बीच में बोला मैंने, मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, जनता के बीच में मेरा पुराना रिकॉर्ड निकाली भाषण का, मैंने यही बात कही कि भाई 12 से 17 में जिस प्रकार की जनता ने मेरे से अपेक्षा की होगी, मैं काम नहीं करा पाया, क्योंकि विपरीत विचारधारा, यानी कांग्रेस की सरकार थी, मैं भाजपा का विधायक था, उनके मन में भाव था कि मैं भाजपा का विधायक हूँ। और उनके स्थानीय कार्यकर्ता भी मेरे साथ उस तरह का व्यवहार करते कि जैसे मैं कोई विदेशी व्यक्ति हूँ। चलिए, लेकिन जनता मेरी ईमानदारी पे, मेरे काम करने की शैली पे, मेरे दुख सुख में जिस प्रकार से मेरा जाना या जो भी मेरा लोगों से मिलना, मेरा संपर्क, मेरा संवाद के नाते 2017 में भी मुझे तीसरी बार जनता ने जिता दिया, और बढ़िया वोटों से जिताया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, क्या क्या नहीं चलाया, पैसा कितना नहीं बहाया, उसके बावजूद मैं और बड़े अंतर से जीत रहा हूँ 17 में। अब आप देखिए कि 17 में हमारी सरकार है कि संयोग से मैं अध्यक्ष विधानसभा बना। बहुत काम किया मेरे क्षेत्र में, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, जनता को आर्थिक मदद के क्षेत्र में, जनता के बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में, कोई वन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तमाम क्षेत्रों में मैं लोगों के बीच में रह के मैंने काम किया। और रिजल्ट क्या आया? 22 में फिर चुनाव में चौथी बार और बढ़िया मतों से मैं जीत के बाहर आया। यानी मैंने वायदा नहीं किया, काम किया। यानी मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वायदे पे भरोसा नहीं करता, काम पे भरोसा करता है। वो मैंने करके दिखाया। और आज आपको कह रहा हूं, मैं आज ही मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं। उनसे, चूंकि मैंने मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ उस दौरान चुनाव से पूर्व उनकी घोषणाएं थी, मैंने आग्रह किया मान्यवर कि कुछ घोषणाएं मेरी अभी अधूरी हैं और उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। यानी मैंने उनको याद दिलाया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इसके बारे में आपके यहाँ जो भी कोई कमी होगी उस पूरा करूंगा, और उनका तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है मेरे क्षेत्र को। अभी हमारे यहाँ 3 या 4 महीने हुए हैं, लगातार जो भी हम मांग रहे हैं वो दे रहे हैं हमें। यानी हमारे यहाँ विकास कार्य अभी से शुरू हो गया, सड़कों का शिलान्यास, उद्घाटन मेरा अभी से प्रारंभ हो गया, अभी 3-4 महीने जैसा आपने कहा तभी से हुए। बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पानी के क्षेत्र में, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने संकल्प लिया 2022 के एंड तक कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी का संयोजन नहीं होगा। यानी बिजली, पानी, सड़क, 3 मूलभूत समस्याएं तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ चूंकि ऋषिकेश ऐसा क्षेत्र है जो अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी आपकी कांवड़ यात्रा की बात कर रहा हूँ, हजारों लाखों लोग कांवड़ हमारे यहाँ ऋषिकेश की तरफ आते हैं। और शहरी विकास मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका पूरी तरह से खैर मकदम करें। हमने उनके लिए पुष्प वर्षा की होगी, हमने उनके लिए खीर वितरण किया होगा, हमने संस्थाओं के माध्यम से उनके लिए कड़ी चावल का प्रसाद दिया होगा, अनेकों तरह के हमने जो भी करने का काम किया हमने किया। और उसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ और भी 4 धाम यात्रा हैं वो सब हमारे ऋषिकेश से होकर चलती हैं। इनमें भी मेरा लगातार कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। यानी कि धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, जनसंपर्क की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से, अपने लोगों को कहाँ, अभी मेरे को जानकारी मिली कि एक बस पलट गई आपसे थोड़ी देर पहले, और तुरंत यहाँ से सीएमओ से बात की कि किसी भी तरह से जो घायल व्यक्ति वहाँ गए हैं उनके ठीक से इलाज हो जाए। ये काम हम लोग करते हैं और जनता इसको देखती है। तभी जनता हमें और हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही आशीर्वाद उनका बना रहे। और हमने तो संकल्प लिया है कि हम लोग किसी भी तरह से जनता के हित के लिए, आम व्यक्ति के हित के लिए जो काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र के साथ चल रहे हैं। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा और दिया है, एक मूल मंत्र दिया, बल्कि नारा नहीं कहना चाहिए, मूल मंत्र कहना चाहिए। उन्होंने कहा विकल्प रहित संकल्प।
यानी कि संकल्प जिसका कोई विकल्प ही नहीं है, वो काम हम कर रहे हैं। तो हम संकल्पित अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और मैं खुश हूँ इस बात को लेकर कि आप देखिए कि चुनाव के दौरान जो हमारे तथाकथित लोग चुनाव लड़ते हैं, वो जातिवाद भी खूब चलाते हैं, क्षेत्रवाद भी खूब चलाते हैं, पैसा भी बहुत बहाते हैं, और अन्य जो साधन होते हैं जिनको हम अनैतिक साधन कहते हैं, शराब और उस प्रकार की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो जनता प्रेम अग्रवाल को देती है। और हम चौथी बार वहाँ के विधायक बन गए, आज भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से। आज पिछली बार अध्यक्ष विधानसभा का जिम्मा था, तो आज लगभग 6 मंत्रालय संभाल रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ, भगवान के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा 5 साल भी और ज़्यादा शक्ति के साथ, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इतनी शक्ति दे कि और ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए काम कर सकूँ। सर, आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि 2025 में उत्तराखंड 25 साल पूरे कर चुका होगा, तो क्या 3 साल बचे हैं, क्या स्पेशल आप करना चाहेंगे, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी अगले 3 सालों के लिए? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है और हम सबका भी सोच है कि 3 साल बाद हम लोग जो हैं 25 वर्ष के हो जाएंगे, उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी माननीय मंत्रीगणों को अपने अपने विभागों के माध्यम से क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं इन 3 सालों में, उसको करने के लिए निर्देश भी किया है। लेकिन हमारी भी इच्छा ये है कि हमारे पूरे प्रदेश का किस तरह से विकास हो, कैसे हम अपने इस उत्तराखंड को देश के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा सकें, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 3 साल हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन हम 3 सालों में जिस गति से चल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला है। अब आप देखिए कि अक्सर एक जिक्र आता है डबल इंजन का, और हमारे विपक्ष के साथी कई बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। अब आप देखिए कि ऑल वेदर रोड हैं, और हमारे यहाँ ऋषिकेश, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन, आप यदि पहाड़ की हैं तो आप जानिए, पहाड़ पे लोगों ने कभी रेल नहीं देखी थी। पहाड़ से व्यक्ति जो इंटीरियर में रहने वाला लगता है, उसको लगता है कि रेल कैसी होती है, वहाँ पहाड़ तक माननीय मोदी जी की कृपा से रेल जा रही है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 1-1.5 साल में वहाँ ट्रेन का संचालन भी शुरू हो जाएगा। 4 धाम मार्ग आपने देखा ही होगा, कभी आप जाते हो, कितनी सुंदर बनी है। हमारी माँ गंगे जो कभी बहुत प्रदूषित होती थी, आज बहुत शुद्ध बहती है, यानी कि उसके लिए भी नमामि गंगे के माध्यम से 20,000 करोड़ का जिस प्रकार से दिया है। और अभी मैंने जो आपको दिल्ली से देहरादून का 2 घंटे का सफ़र, यानी कि एलिवेटेड रोड, वो बन रही है। चारों तरफ जिस प्रकार से जल जीवन मिशन, यानी कि जल से लेके, जल मार्ग से लेके, वायु मार्ग से लेके, स्थान सड़क मार्ग को लेके, सारे तरफ की जिम्मेवारी जिस प्रकार से माननीय मोदी जी हमारे लिए निभा रहे हैं, मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि वो हमारे अभिभावक के नाते काम कर रहे हैं। कोविड में किस प्रकार से उन्होंने काम किया, किस प्रकार से उत्तराखंड की रक्षा की है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, हालांकि वो तो एक ऐसे संत की तरह काम कर रहे हैं, तपस्वी की तरह काम कर रहे हैं, जिनका कोई विकल्प आज की तारीख में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे स्टेट के साथ उनका जो भाव रहता है, वो सीधा ऐसा रहता है जब उनका ये होम स्टेट हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और जिस प्रकार की उनकी चिंता रहती है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना, लगातार यहाँ के लोगों से टच में रहना, यहाँ की एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ रहना, मन की बात जब उनकी होती है तो कभी ना कभी किसी न किसी कार्यक्रम में उत्तराखंड का जिक्र जरूर आता है। महिलाओं की मैं बात करूँ, उनका जिक्र जरूर आता है। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे पर्यावरणविद रहे हों, चाहे हमारे यहाँ सच्चिदानंद जी हैं, उनका भी जिक्र, उनका जो तालाब बनाने का, उस सारी बातों का जिक्र जिस प्रकार से उन्होंने अनेकों बार मन की बात में किया है, यानी मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे स्टेट को ऐसा मान के चलते हैं जैसे उनका होम स्टेट हो। तो उम्मीद कर रहे हैं 2025 में तो हम लोग आने वाले, और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, और ऊपर वालों का आशीर्वाद और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, तो हो सकता है कि हम, कोशिश हमारी ये है कि हम देश के सर्वोच्च राज्यों में हमारी गिनती हो और उसमें शुमार हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ भगवान से कि ऐसी स्थिति में हम आएंगे। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड से जुड़े कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पवार महर, देवभूमि इनसाइडर। धामी सरकार 2.0 में आप वित्त मंत्री हैं, कि हम कैसे अपने प्रदेश के राजस्व को और अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं, तो उस प्रयास में लगे हैं।
टूरिज्म के ऊपर भी क्या काम हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म से अच्छा पैसा, अच्छा राजस्व आ सकता है? लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कुछ मामलों में अपार संभावना है। टूरिज्म की जहाँ तक आपने बात की, तीर्थाटन की आप बात कर सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हम रोड कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं, पर रोजगार का क्या? आज का युवा भी समझने लगा है कि अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में रह के उसका गुजारा हो सकता है। तो युवाओं की तो आप बात कर रहे हैं कि वो पलायन करते हैं, तो पर महिलाओं का क्या? लेकिन मैं अपने यहाँ की महिलाओं के बारे में कह सकता हूँ कि मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।